उत्तल दर्पण का इस्तेमाल मैंने बताया एटीएम पे, जो दुर्घटना वाले मोड़ होते हैं, अंधे मोड़, वहां पर उत्तल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, और गाड़ी में साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पण। सर आवाज नहीं आ रहा है। अवतल दर्पण कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? अवतल दर्पण जो है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? हाँ। हाँ। हम्म, अब आ रही होगी दीपा, थोड़ी देर से आती है वो। कई बार नेट का इशू के कारण से होता है। तो जो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो है, अ, अब भी नहीं आ रही। नेट का इशू होगा, मैंने जैसा पहले ही बोला ना कि आवाज नहीं आ रही है कि उस पे। तो मैं बोल रहा था, उत्तल दर्पण के तीनों प्रयोग देख लिए थे अपन ने, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग देख लिए थे। अब अवतल दर्पण की बात करें यदि, तो अवतल दर्पण जो है वो मैंने बताया शेविंग मिरर के रूप में नाई यूज करते हैं। जो नाई वगैरह है, वो शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल पहला तो हो गया नाई, शेविंग मिरर भी बोलते हैं इसको, है ना, शेविंग मिरर। और दूसरा जो हो गया वो हो गया नाइट शेविंग मिरर के रूप में करते हैं। दूसरा इस्तेमाल जो अवतल दर्पण का किया जाता है वो डेंटिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट को हिंदी में बोलते हैं दंत चिकित्सक। तो दंत चिकित्सक जो, जब आप दांत दांत देखते हैं वो, तो आप छोटे छोटे उनके पास, अगर भगवान ना करे आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़े, लेकिन अगर आप जाओगे तो ऐसे चम्मच जैसा उसके पास टूल होते हैं कुछ, तो वो दांत में अंदर के हिस्से देखने के लिए छोटे छोटे मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे छोटे छोटे मिरर होते हैं। अगर आपको देखना है तो मैं इस पे दिखा देता हूँ। डेंटिस्ट मिरर कौन सा यूज करते हैं? छोटे 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 टूल होते हैं, छोटे छोटे मिरर होते हैं उनके पास, वो दांतों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल चम्मच जैसे होते हैं, और ज्यादा, ये देखो इसमें के गोल टूल होते हैं, ये देखो, ये मिरर होते हैं दांत के अंदर। क्योंकि दांत के पीछे का हिस्सा कैसे देखेंगे वो, इस प्रकार के दर्पण से इस्तेमाल करते हैं। और ये दर्पण जो है वो अवतल दर्पण होता है, दांतों के पीछे देखने के लिए, ऐसे एरिया में देखने के लिए जहां वो नहीं देख सकते। अब मुंह में घुसेंगे थोड़ी ना कैमरा लगाएंगे, तो इस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करके वो दांतों के पीछे भी देख पाते हैं। तो डेंटिस्ट कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? डेंटिस्ट अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं डेंटिस्ट। और इसके बाद शेविंग मिरर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नाई है वो शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली इंडिया में तो बहुत कम लोग नाई यूज करते हैं, लेकिन बाहर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो शेविंग मिरर के रूप में जो है वो अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इतने उपयोग काफी। हाँ, अब वो अवतल दर्पण मैंने बताया था गाड़ी में दोनों यूज होते हैं। तो गाड़ी में जो हेडलाइट होती है, आगे की हेडलाइट, गाड़ी में आगे जो हेडलाइट लगी रहती है, उसमें अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी में जो आगे हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। साइड मिरर के रूप में हम काय का इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का, पीछे के वाहनों को देखने के लिए। और जो जिसमें हेडलाइट होती है, टॉर्च जलता है, मतलब आगे की लाइट होती है हेडलाइट, उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाड़ी में दोनों ही मिरर यूज करते हैं, पीछे का देखने के लिए उत्तल दर्पण का, और जो लाइट चमकती है, लाइट के अंदर जो लगे रहते हैं दर्पण, वो अवतल दर्पण होते हैं। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा उसको। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, और हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गई हमारे उपयोग की बात कि हम दर्पणों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, है ना। अवतल दर्पण नहीं समझ में आया, अवतल दर्पण के उपयोग समझ में नहीं आया। अवतल दर्पण तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि चम्मच बहुत अच्छा उदाहरण, चम्मच के अंदर अपन देख रहे हैं तो वो अवतल दर्पण है। मतलब किसी गोलीय सतह के अगर बाहर पॉलिश करो तो अंदर वाले हिस्से में हम जब देखते हैं तो वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? पहला, नाई यूज करता है शेविंग मिरर के रूप में, है ना। ये तो याद रखना पड़ेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग बताओ, उत्तल दर्पण के उपयोग बताओ। तो शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दंत चिकित्सक जो है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डेंटिस्ट भी लिख सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है उसमें। दंत चिकित्सक के रूप में हाँ, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये भी लिख सकते हो गाड़ी की हेडलाइट में, है ना, गाड़ी की हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा।
उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ? एटीएम पर, अंधे मोड़ों पर, और जो और कहाँ था उत्तल दर्पण का इस्तेमाल? एक तो एटीएम पर हो गया, अंधे मोड़ों पर हो गया, और एक और बताया था ना, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और अवतल दर्पण का इस्तेमाल शेविंग मिरर के रूप में नाई करता है, दंत चिकित्सा के रूप में डेंटिस्ट करते हैं, दांतों के पीछे देखने के लिए, हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है, और सौर भट्टी बता रहा था मैं, हाँ, सौर भट्टी में भी जो है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। सौर भट्टी पे क्वेश्चन बनता है, सौर भट्टी में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। तो वही दिखा रहा था मैं। उत्तल दर्पण के फिर से रिपीट कर दूं तो उत्तल दर्पण का जो पहला एटीएम पर लगा रहता है पीछे का देखने के लिए, दूसरा अंधे मोड़ों पर लगा रहता है ताकि दुर्घटना से बच सके, और तीसरा जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, और अपन आज देख लिया, पर अब आज बहुत सारी चीजें देख ली हालांकि, लेकिन फिर भी जो है अभी बाकी है एक चीज जो कि है परिभाषाएं, गोली दर्पण की परिभाषाएं। हालांकि आज ज्यादा हो गया है तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। क्या क्या इरादा है, कंटिन्यू करना है? क्योंकि ज्यादा हो हाँ, जाएगा फिर। अरे कर लो। अच्छा, हाँ। सी कौन है, नाम क्या है? कंटिन्यू, चलो। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब अपन ने जब गोली दर्पण थोड़ा सा समझ लिया है, प्रैक्टिकली देख भी लिया है कि गोली दर्पण कैसे दिखाई देते हैं, तो अब गोली दर्पण से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं हैं जो कि हमको याद करना पड़ेंगी। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, गोली दर्पण किसी गोले का हिस्सा होता है ना, मतलब ऐसा, मतलब यदि मान लीजिए अभी अपन ने उत्तल दर्पण देखा था, तो उत्तल दर्पण ऐसा साइड से देखे तो ऐसा उभार वाला दिख रहा था। अगर हम इसको गोला, इसको अगर पूरा बना दे तो एक वृत्त बन जाएगा या गोला बन जाएगा। अब गोला होगा तो उसका केंद्र भी होगा कोई ना कोई, जब तो वो गोला है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, वो परिभाषाएं देख लेते हैं। पहला जो परिभाषा है वो है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, ये याद करना पड़ेंगी परिभाषाएं, पूछी जाती हैं। कुछ कोशिश करना अभी ही याद हो जाए, हालांकि मैं नोट्स दूंगा उसमें लिखी हुई होंगी। वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, है ना, पहली परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा जो है इसमें बनती है, वो बनती है ध्रुव की। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो ये नए नए नाम आ रहे हैं, सबका इस्तेमाल करेंगे इसलिए आ रहे हैं। ध्रुव के बाद तीसरी आती है मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष, अक्ष मतलब होता है एक्सिस। आपने अभी अक्ष खींचे होंगे 9th क्लास में जब ग्राफ बनाए होंगे ना, तो एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, वाई अक्ष इसको बोलते हैं, तो अक्ष, है ना। मुख्य अक्ष की परिभाषा आएगी। मुख्य अक्ष के बाद परिभाषा आएगी मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस की, ये सबसे ज्यादा पूछी गई है, पहले आ चुकी है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डेफिनेशन। उसके बाद मुख्य फोकस की परिभाषा के बाद आएगी आखिरी द्वारक, तो ये भी पूछा जा चुका है। तो ये डेफिनेशन है सारी, एक एक दो दो लाइन की, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, उसको केवल समझना है कि भाई इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ऐसा बनता है मुख्य। समझ में आ गई तो फिर याद भी हो जाएंगे डेफिनेशन, दो दो लाइन की डेफिनेशन है ना। तो अब अपन इन डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, गोली दर्पण अपन ऐसा बनाते हैं, है ना, उत्तल दर्पण ऐसा बनाते हैं, तो अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। मैं वृत्त नहीं बोलूंगा, मैं गोला बोलूंगा। गोला होगा तो उसका केंद्र भी होगा, है ना। तो हमारे जो दर्पण होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। पहले मैं दर्पण बना दूं एक, ये जैसे ये दर्पण है और मैंने इसको अंदर से पॉलिश किया, तो मेरे को चेहरा किस साइड से दिखेगा? इस साइड से, मतलब उभरा हुआ है, मतलब मेरी साइड आया है, मतलब कौन सा दर्पण होगा ये उत्तल दर्पण होगा। उभरा हुआ है ना, तो ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। यदि मैं इसी दर्पण पर बाहर से पॉलिश करता, तो मुझे चेहरा अपना कहाँ दिखाई देता? यहाँ से दिखाई देता। और ये अंदर साइड है, चम्मच का अंदर हिस्सा जिससे हम खाते हैं, वो वाला दर्पण कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ये दो दर्पण हमने देखे, दोनों ही कौन से दर्पण है? गोली दर्पण है। तो अब इसकी परिभाषाएं इसी से बनेंगी। मैं डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर करूंगा इसको, क्योंकि आप परफेक्ट डायग्राम बनाना पड़ेंगे।
मान लीजिए मैंने ये एक गोला लिया और इसके इतने हिस्से को अगर मैं काट दूं, ये मैंने गोला लिया और गोली दर्पण बना रहा हूं मैं, तो इतने हिस्से को काट दे रहा हूं, इतने हिस्से को अलग कर दूं यदि, तो ये इस साइड लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा जो है वो एक कांच का मिरर होगा, उससे मैं दर्पण बना सकता हूँ। लेकिन ये है तो इसी गोले का भाग ना। यदि मैं थोड़ा सा इसको अलग ही रखता हूँ ताकि डिस्टेंस दिखे आपको, इसको यदि मैं कहीं से ही पॉलिश कर दूं, उत्तल दर्पण बनाना है मान लो, तो मैं अंदर से पॉलिश कर दूंगा, उभरा हुआ हिस्सा बाहर हो जाएगा, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब उत्तल दर्पण किसी गोले का भाग है कि नहीं है भाई बताओ, इतने हिस्से, ये इतना इतना हिस्सा जो है वो दर्पण है ना। इतना जो अलग हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये गोली दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब ये उत्तल दर्पण किसी गोले का भाग है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारी जो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन, अब गोले का भाग है तो गोले का कोई ना कोई केंद्र भी होगा, और केंद्र होगा तो उसकी त्रिज्या भी होगी, बिल्कुल होगी। तो हम बोलते हैं, इसकी परिभाषा याद रखिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब ये उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण है एक प्रकार का। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या बोला मैंने? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं, सी से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र को किससे दिखाते हैं? सी से। और त्रिज्या को दिखाते हैं आर से। डेफिनेशन याद करते हैं एक बार फिर से। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक बार फिर से, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। केंद्र को सी से डिनोट करते दर्शाते हैं, और त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। है ना? मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए, डेफिनेशन इतनी कठिन नहीं है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये हो गई पहली डेफिनेशन, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र की। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। सिंपल सा है। दूसरा आ जाता है ध्रुव। तो ध्रुव का है, ध्रुव का लेना था। अब ये गोले का काम खत्म है ना, गोले की अब लेना देना नहीं है। अब केवल आपको फोकस रखना है इस पे, दर्पण पर। केवल इतना हिस्सा अपने काम का है बस। ये दर्पण वाला एरिया है ना, जो इतना हिस्सा काम का है, ये वाला हिस्सा काम का नहीं। केवल वक्रता केंद्र और त्रिज्या समझाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब अपन इसको हटा देते हैं। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या ही काम, ये हमारा काम का है। ये मिरर है, और कौन सा मिरर है? उत्तल दर्पण है। कन कन कॉन्वेक्स मिल इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है, आपको क्या करना है, हिंदी में याद रखो, उत्तल दर्पण। अब इसका ध्रुव कौन सा होगा? आप देखो, आपको याद होगा मैंने बताया था परावर्तक सतह। जितने हिस्से में हमने पॉलिश करी है, परत चढ़ाई है धातु की, उतने हिस्से में हमको हमारा चेहरा दिखाई देगा। मतलब ये वाला हिस्सा क्या होगा? इसके अपोजिट, जिस साइड हम परत चढ़ाते हैं उसके विपरीत साइड कौन सा हिस्सा रहता है? परावर्तक सतह का, है ना। तो हम बोलते हैं किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, मतलब परावर्तक सतह यहां से यहां तक होगी। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु मतलब यहां पर, ये होगा ध्रुव। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, और इसे हम P से दर्शाते हैं। P मतलब पोल, पोल मतलब होता है ध्रुव, है ना, पोल मतलब ध्रुव। तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है।
सिंपल सा डेफिनेशन। कल फिर से रिपीट होंगे, बेफिक्र रहो। आपके पास लिखा हुआ भी रहेगा, याद करने के लिए मटेरियल रहेगा, बेफिक्र रहो उसमें। किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। उसके बाद आ जाता है मुख्य अक्ष। अब अपन ने, याद होगा आपको, अभी गोला बनाया था तो गोले का केंद्र भी बनाया था, त्रिज्या भी बनाया था। तो केंद्र में मान लेता हूँ यहाँ कहीं आया है ना। भले ही मैं गोला ना बनाऊं लेकिन केंद्र तो बनाना पड़ेगा मुझे, जिसको सी से दिखाया था। और ध्रुव को किससे दिखा रहा हूँ, पी से दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे डेफिनेशन बनती जा रही है। वक्रता केंद्र की, वक्रता त्रिज्या की। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, इसलिए परावर्तक पृष्ठ पहले ही बताया क्या होता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, बीच का बिंदु, ध्रुव कहलाता है। ये दोनों डेफिनेशन आज तक पूछी नहीं गई है ना, लेकिन फिर भी अपन को याद होना चाहिए। अब अगली है मुख्य अक्ष की डेफिनेशन। पूछी तो नहीं गई है ये वाली डेफिनेशन, लेकिन पूछी जा सकती है, क्योंकि बच्चे मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस में बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये जो दोनों डेफिनेशन है ना, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस में। समझोगे तो समझ में आ जाएगा, इतने ज्यादा टफ नहीं है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो हम क्या करते हैं, आपको याद है हमने अभिलंब खींचा था जब हमने समतल सतह पर परावर्तन की डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पर एक काल्पनिक सीधा लंब खींचा था, उसको अभिलंब बोला था हमने। एक्चुअली गोली दर्पण के केस में भी हमें अभिलंब खींचना पड़ता है, और उस अभिलंब को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी काल्पनिक सीधी रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ऐसी काल्पनिक सीधी रेखा, काल्पनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रियल में दिखाई नहीं देती है ना, केवल हम अपने इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ऐसी काल्पनिक रेखा जो कहाँ कहाँ से होकर जाती है, जो दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ऐसी काल्पनिक रेखा जो किसी दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। याद रहेगा? ऐसी काल्पनिक सीधी रेखा, काल्पनिक रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये काल्पनिक होती है, रियलिटी में दिखाई नहीं देती। जैसे अभिलंब होता है ना काल्पनिक, वैसे ही ये भी काल्पनिक है। काल्पनिक रेखा है जो कि बिल्कुल सीधी सीधी जाती है, हमको दिखाई नहीं देती रियल, उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो कल के दिन का काम है, आपके पास नोट्स आ जाएंगे, पीडीएफ दे दूंगा मैं चैप्टर का। तो आपका काम है फेयर कॉपी बना लो कल, और डेली जो पढ़ रहे हो, कल तो ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ा, माइंड मैप ही था केवल, जरूरी नहीं है वो बनाना। आप चैप्टर आज से स्टार्ट कर सकते हो, परावर्तन की परिभाषा, फिर उसके बाद दर्पण की ये परिभाषाएं आपको लिखना है और याद करना है ना, कल का होमवर्क है। तो पहली परिभाषा हो गई, कोशिश कर रहा हूँ यही याद हो जाए। पहली परिभाषा हमने देखी वक्रता केंद्र और त्रिज्या की। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर उसके बाद हमने देखा ध्रुव की डेफिनेशन। तो ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। आप अगर सिंपल सी बात में बोलो ना, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इतना भी लिख सकते हो। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसे पी से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? ऐसी रेखा, सीधी और काल्पनिक रेखा जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना, यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद मुख्य फोकस में स्पेशली समझाऊंगा। पहले द्वारक देख लो। तो द्वारक किसको बोलते हैं? इसका डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है बहुत अच्छे से, थोड़ी सी कठिन है इसलिए पूछी जा चुकी है। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। सिंपल सी बात है, दर्पण का यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सीधी लाइन खींचे तो इसको द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। अब परिभाषा क्या होगी? दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। ये कठिन है, मानता हूं मैं, मानता हूं, लेकिन आप डायग्राम में देख के तो बना सकते हो ना। परिभाषा याद नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो दर्पण का शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु को मिलाएं तो हमें द्वारक मिलता है। इतना तो बोल सकते हो ना, दर्पण के शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु को मिलाएं तो हमको द्वारक मिलता है। भले ही तुम लिख नहीं पाओ लेकिन दिखा तो सकते हो ना। कई बच्चों की कॉपी में अभी 10th क्लास में हमने बाकायदा नंबर दिए हैं 10th में। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है नहीं था। अगर द्वारा पूछा
और बच्चे ने ऐसा दर्पण बना दिया, दर्पण में ऐसी लाइन खींच दी और एरो करके लिख दिया ये है द्वारक। उसको पूरे पूरे नंबर दिए हम लोगों ने, क्योंकि बच्चे को पता है, उसको परिभाषा भले ही याद नहीं हुई हो। मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, दर्पण साइंस की कॉपी से नहीं करी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसा भी बना दिया ना तो टीचर खुश हो जाएगा, पता है उसको, बच्चे को, कि द्वारा किसे कहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दर्पण के पहले बिंदु और आखिरी बिंदु को अगर हम मिला दें तो हमें द्वारक मिल जाता है। ये भी लिख सकते हो, है ना। रियल डेफिनेशन क्या है, जो कि आपको साल के आखिरी आखिरी होते समय याद हो जाना चाहिए, द्वारक किसे कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। कठिन है ना, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, बाद में हो जाएगी याद, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जरूरी नहीं है, अभी से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अभी केवल इतना याद रखो, दर्पण के पहले बिंदु और आखिरी बिंदु को जोड़ दे तो जो सीधी लाइन मिलती है हमको, इसको हम द्वारक बोलते हैं। सिंपल सी बात याद रखो, अभी इतना ज्यादा लोड मत लो कि हमको बिल्कुल परफेक्ट याद होना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगी। अभी केवल इतना याद रखो, है ना। तो वक्रता, त्रिज्या और केंद्र किसको बोलते हैं, गोली दर्पण जिस गोले, इतना बड़ा गोला नहीं होता, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, है ना। फिर उसके बाद ध्रुव किसको बोलेंगे, जो हमारा दर्पण होता है उसका केंद्र बिंदु, बीच वाला बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव, इसको पी से दिखाते हैं। फिर उसके बाद मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और अगर पूरी याद नहीं हो रही है, ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। द्वारा किसको बोलते हैं, दर्पण के जो पहला बिंदु और आखिरी बिंदु को मिला दें तो उसको हम द्वारक बोलते हैं, है ना। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। सिंपल। अगर डेफिनेशन याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पता होना चाहिए मुख्य अक्ष भाई ऐसी लाइन होती है, काल्पनिक होती है, दिखाई नहीं देती, हम खींचते हैं बस ध्रुव और केंद्र से होकर सीधी सीधी याद। तुमको पता होना चाहिए वक्रता केंद्र कैसे बनाते हैं, दर्पण को अगर हम गोला बना दे तो उसका एक केंद्र प्राप्त हो जाएगा, उसको हम वक्रता केंद्र कहते। ध्रुव किसको बोलते हैं, दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच जो केंद्र बिंदु होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं, पी से दिखाते हैं। इतना पता होना चाहिए बस। डेफिनेशन याद नहीं हो जाएंगी धीरे धीरे, आराम से बेफिक्र रहो उस बारे में। अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन, आखिरी डेफिनेशन पर, जो कि है मुख्य अक्ष की परिभाषा, मुख्य फोकस की परिभाषा, है ना। मुख्य अक्ष तो बता दिया, द्वारक भी हो गया, अब बचा हुआ है मुख्य फोकस। तो ये क्या मामला है भाई, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक वीडियो देखना पड़ेगा। मुख्य फोकस के लिए हमारे जो दर्पण होते हैं ना, वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब कर्व रहते हैं। देखो आप, मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी वो वीडियो है। कौन, क्या हुआ, माइक खोला है। आखिरी में आते आते तो भैया संख्या ज्यादा हो गई। एक वीडियो से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, मैं समझा रहा हूँ क्या, फोकस बिंदु की डेफिनेशन, फोकस बिंदु की डेफिनेशन। स्क्रीन दिख रही होगी आपको, सभी को विजिबल होगी स्क्रीन, सी उम्मीद है। वीडियो थोड़ा सा लेट ओपन होगा। अब यहाँ पर ये दर्पण का एक अलग रूप यूज करता है इस वीडियो में, कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली में वो कोई अलग चीज नहीं है, बहुत सही चीज है। क्वालिटी सुधार दूं थोड़ी सी। हाँ, अब इन्होंने थोड़ा सा अलग टाइप का दर्पण यूज किया है वीडियो में, तो थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। ये हमारा अवतल दर्पण है ना, क्योंकि बाहर से पॉलिश की है, अंदर वाले हिस्से में देख रहे हैं अपन, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। और फोकस बिंदु समझा रहे हैं इसमें ये। फोकस बिंदु क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूँ। यहाँ देखो आप, ये इन्होंने लेजर लाइट ली हुई है, एक लेजर लाइट अलग, एक से ज्यादा लाइट है। यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, ध्यान से देखोगे आप तो ये दर्पण ऐसा है कुछ,
और इसमें पीछे से पॉलिश है, मतलब आप इसके अंदर से देख पा रहे हो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कोई रिप्लाई कर दो। हेलो। हाँ। ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ये एक दर्पण है और इसको मैं ऐसा बनाऊं तो यहाँ पर बाहर से पॉलिश की हुई है। चम्मच ही है ना ये भी? चम्मच के अंदर देख रहे हो जो किस हिस्से पे अपन खाते हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये अवतल दर्पण के सामने एक प्रकाश किरण लेजर लाइट डाल रहे हैं, है ना? अब देखना ध्यान से, जब ये समांतर प्रकाश किरण एक से ज्यादा डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बस। देखो ये टकरा के परावर्तन हो रहा है, इसका सिंपल सा परावर्तन हो रहा है जैसा अपन ने परावर्तन, बस ये क्या है, ये थोड़ा सा घूमा हुआ सरफेस है, गोलीय सतह है, गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है। आवाज मेरी नहीं आ रही क्योंकि, अच्छा, मधु को ऑडियो ज्वाइन करवाना सिखाना पड़ेगा भाई, किसी के पास नंबर हो तो बताना उसको। सिंपल सा परावर्तन हो रहा है, लेकिन अब देखना एक से ज्यादा लाइट डालेंगे तो क्या होता है। अभी एक एक लाइन आ रही है, अब उसके बाद अरे भाई दूसरी लाइन लाओ जल्दी। ये देखो, एक और लेजर लाइट डाली, एक और डाली। अब क्या हो रहा है भाई, पहली वाली लाइन को देखो ध्यान से, जब ये रोटेट कर रहे हैं तो ये बीच में जब रखी है तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि लेजर लाइट यहाँ जा रही है और इसी डायरेक्शन में वापस लौट जा रही है। ध्यान से देखो इस चीज को, बहुत अच्छा वीडियो है समझाने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिकली, है ना? यहाँ पर एक लेजर लाइट डाल रहे थे अवतल दर्पण पर, जैसे ही लेजर लाइट को रोटेट कर रहे थे तो देखो आपतित किरण ये वाली होगी, ये वाली आपतित किरण कौन सी, ये आपतित किरण है। और ये वाली कौन सी, परावर्तित किरण, है ना? ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद क्या करा इन्होंने, इसको जो है रोटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह चेंज कर रहे हैं, बीच में जब रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये अपन ने मुख्य अक्ष पर रख दी लाइट। मुख्य अक्ष पर क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष पर जिस डायरेक्शन में आपतित किरण जा रही थी इधर गई और इसी डायरेक्शन में वापस लौट गई, इसलिए वो एक के ऊपर एक है और अलग से आपको परावर्तित किरण दिखाई नहीं दे रही है। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है अब वो एक और लेजर लाइट चालू कर, देखो अब थोड़ा सा चेंज करा तो परावर्तित किरण दिखाई दे रहे हैं, फिर से बीच में लाएंगे और अब हमको दिखने वाला है मुख्य फोकस बिंदु, ध्यान रहे, फोकस बिंदु दिखने वाला है। कहाँ दिखने वाला है, देखो ध्यान से, ये रख दी इन्होंने बीच में एक लेजर लाइट जिसकी प्रकाश आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एक के ऊपर एक है, और एक और लेजर लाइट चालू करी, एक और करी, कुछ बिंदु दिख रहा है हमको। ये प्रकाश किरण आई, यहां से गई, यहां से टकराई और फिर उसके बाद क्या हुई, यहां से आई और टकराने के बाद यहां से गुजरी। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण आई, दूसरी प्रकाश किरण यहां से आई और यहां से होकर गुजरी, गुजरी ना? बीच में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो बीच वाली लाइन है वो मुख्य अक्ष को दिखा रही है, क्योंकि मुख्य अक्ष बिल्कुल सीधा होता है, जो बीच वाली लाइन है वो मुख्य अक्ष को दिखा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ये बीच में नीला वाला मुख्य अक्ष है, दो प्रकाश किरणें, एक लाल वाली मुख्य अक्ष के समांतर आई, समांतर समझते हो ना, समांतर बिल्कुल रेल की पटरी जैसी जहां पर बिल्कुल भी गैप ना हो, जो एक प्रकाश किरण समांतर आई मुख्य अक्ष के और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटती हुई चली गई, मुख्य अक्ष को काटती हुई चली गई, किस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर। दूसरी प्रकाश किरण आई, दूसरी प्रकाश किरण आई, वो भी समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, समांतर आने के बाद दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वो भी मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हुई चली गई। दोनों प्रकाश किरणें मुख्य मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है ना, ये बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। कौन सा, मुख्य फोकस। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी, जब कोई प्रकाश किरण, ये डेफिनेशन आ चुकी है ना एग्जाम में, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष कौन सा है, ये बीच वाला मुख्य अक्ष, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या स्टैंडर्ड बोलें तो प्रतिच्छेद करती हैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं
तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। और इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से, याद रहे कैपिटल एफ। कैपिटल एफ से दिखाते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस को। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कौन सा दर्पण था ये? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा भाई? ये तो अवतल दर्पण के केस में तो हमको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं आया होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ पहली बार पढ़ रहे हो तो एकदम से तो आएगा नहीं। एक बार फिर से देखने की कोशिश करो। पहले क्या करा उन्होंने? पहले दिखाया उन्होंने, भाई एक लेजर लाइट डाली, पहले इधर से डाली तो नहीं आया, मुझे मालूम था नहीं आएगा। बहुत कम बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार पहली बार पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो एक सिंपल सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो। इन्होंने एक अवतल दर्पण लिया और उस पर एक प्रकाश किरण आपतित करवाई, तो उन्होंने देखा कि वो टकराने के बाद इधर से उधर जा रही है ना। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? एक प्रकाश किरण को बिल्कुल बीच में सेट कर दिया। जब बीच में सेट किया तो वो प्रकाश किरण यहाँ से आई, बिल्कुल सीधे टकराई और उसी डायरेक्शन में वापस लौट गई। फिर उसके बाद उन्होंने दो लेजर लाइट और जलाई, है ना, जो कि प्रकाश किरणों को दिखा रही है। तो जो बीच वाली लाइन है ना, वो किसको दिखा रही है? मुख्य अक्ष को दिखा रही है। मुख्य अक्ष कहाँ होता है? दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच होता है ना, ध्रुव से होकर जाता है ना, तो इसका ध्रुव यहाँ पर होगा, इस दर्पण का ध्रुव यहाँ पर होगा। आप बोलोगे ये बिल्कुल सीधे नीचे तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन आप देखो ना एक कर्व है, इधर से अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये यही बिंदु आएगा, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ऊपर का सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट नीचे बिल्कुल सही बिंदु पर आ रहा है, ये हमारा ध्रुव है दर्पण का, है ना। ध्रुव और वक्रता, वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा। वक्रता केंद्र जस्ट दुगना होता है, फोकस बिंदु ये वाला है ना, जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी ये वाली भी होगी, वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा। तो जो अपन बुक में पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या हुआ? मुख्य अक्ष की परिभाषा देखो, प्रैक्टिकल समझो पहले, फिर परिभाषा याद हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित करवाई, तो वो टकराने के बाद देखो ढलान इस साइड है ना, तो वो इस साइड होके ऐसे चली गई। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो यहाँ से एक और समांतर प्रकाश किरण आपतित करवाई, तो ढलान उस साइड है ऊपर साइड, तो ढलान इस साइड होते हुए निकल गई। दोनों प्रकाश किरणें जो समांतर आयन थी, दोनों ने मुख्य अक्ष जो कि नीली वाली रेखा है, नीली वाली रेखा को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। वो बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस, है ना। तो अगर हम सिंपल सी भाषा में, अगर बिल्कुल आपको लिखना ना पड़े डेफिनेशन, तो मैं ये बोलूं, अगर हम अवतल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित करवाते हैं, तो वो परावर्तन के पश्चात उनको मुख्य अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेंगे। मतलब कितनी भी करवा लें, यहाँ तो तीन है ना, केवल तीन से ज्यादा भी करवाना है। अगर मान लो यहाँ से भी करवाता ना मैं, तो ये टकराने के बाद इसको इसी इसी बिंदु से होकर जाती। अगर मैं यहाँ से करवाता, जितनी भी प्रकाश किरणें समांतर, समांतर होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल समांतर, अगर आपतित करवाता हूं मैं, तो वो बिल्कुल समांतर आएगी। सपना, जितना तुम टाइप करने में टाइम लगा रहे हो ना, उतना अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनोगी, तो मेरा अभी डेफिनेशन याद करने का तो बोला ही नहीं है, मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ आपसे कि यदि मान लीजिए ये बिल्कुल बीच वाली लाइन है, मुख्य अक्ष है, इसके अगर समांतर प्रकाश किरण आती है, कहीं से भी आए, समांतर समझते होगी पटरी जैसे समांतर, कहीं से भी आए इसके समांतर, तो वो टकराने के बाद हमेशा जो बीच वाली लाइन है ना, हमेशा बीच वाली लाइन, ये वाली बीच वाली लाइन, हमेशा वो जो टकराकर लाइनें आएंगी ना समांतर, वो हमेशा इसको एक ही बिंदु पर काटेंगी, कहीं से भी आए वो इसी बिंदु पर से काटेंगी। अभी यहाँ पर तो तीन लाइनें हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं, है ना। अगर मैं इसको एक बार फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, बीच वाली लाइन ये, मुख्य अक्ष ये है, मैं ये बोल रहा हूं कि यदि हम अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कितनी भी प्रकाश किरणें आपतित करवाएं, जैसे समांतर एक प्रकाश किरण ऐसी आपतित करवाए, तो ये टकराने के बाद हमेशा मुख्य अक्ष को इसी बिंदु पर से काटेगी। अगर मैं ये वाली प्रकाश किरण यहाँ से आपतित करवाऊं, दर्पण से टकराने, तो टकराने के बाद ये भी इसी बिंदु से काटेगी इसको। अगर मैं इसको यहाँ से आपतित करवाऊं, तो ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। अगर मैं एक प्रकाश किरण यहाँ से खींचूं और ये टकरा कर जाएगी, तो ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। तो दर्पण के, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम प्रकाश किरणें भेजें, तो वो हमेशा मुख्य अक्ष को मुख्य फोकस पर काटती हैं, है ना। कल एक बार फिर से देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से रिपीट करूंगा मैं, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल एक बार फिर से देखेंगे सारी डेफिनेशंस, है ना। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हो सकता हो कल अच्छे से समझ में आ जाए। ग्रुप चेक कर लीजिएगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। गुड नाइट।
हाँ मैं कर रहा हूँ पीडीएफ से। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।